तो बच्चों, बिस्की दाँत कहानी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक लेखक परिचय नलिन लोचन शर्मा के बारे में जानना है, क्योंकि बिस्की दाँत कहानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि बिस्की दाँत और अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। इसमें नलिन लोचन शर्मा जो है, इनका जन्म कब हुआ ये मैंने बताया है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में हुआ था। इनका जो है ये भोजपुरी भाषी थे, ये भोजपुरी भाषा बोलने वाले थे। इनका मातृभाषा भोजपुरी था। उसके बाद आगे जाके इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक थे। प्रपद्यवाद शब्द का मतलब यहाँ पे है प्र मतलब प्रयोग, यानी प्रयोगवादी पद्य को लिखने में वाले थे ये आलोचक थे। आलोचनात्मक जो है शैली से कहानी लिखते थे, पद लिखते थे, गद्य लिखते थे। तो ये इनका एक विशेष शैली पद्य में था, वो था प्रपद्यवाद, यानी प्रयोगवादी पद्य। प्रयोगवादी पद्य का मतलब हुआ वो परंपरागत तरीके से जो पद लिखा जाता था, जो कविता लिखा जाती थी। इन्होंने एक नई शैली को ये स्टार्ट किया था। तो इनके 2 दोस्त और थे, एक का नाम था केसरी और एक का नाम था, तो इनके 2 दोस्त थे, केसरी और नरेश के नाम से। तो न से नलीन हो गया, क से केसरी हो गया और न से नरेश हो गया। ये तीनों के नाम से बन गया नकेन। नकेन। तो ये नकेन के नाम से एक कविता संग्रह नकेन प्रपद्य के नाम से 1956 में जो कि ये प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में भी इस लेखक परिचय में मैंने डिस्कशन किया है, और आगे ये भी बताया कि इनके द्वारा कौन-कौन सी मुख्य जो है ये रचनाएँ हैं। तो इनके द्वारा रचित रचनाएँ में जो है, जो आलोचनात्मक रचनाएँ, नलिन जी की रचनाएँ इस प्रकार है। तो दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य और आलोचना, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। बिस्की दाँत 17 और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह है, जो कि केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन, जो नकेन के बारे में बताया, नकेन 2 भी इनके द्वारा रचित है। तो इस तरह से मैंने इस पूरा लाइन बाय लाइन नलिन लोचन शर्मा का पूरा जो इसमें लिखा गया है, मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। तो आप इसे सबसे पहले समझिए, और फिर आगे हम बिस्की दाँत कहानी को पूरे डिटेल में पढ़ें, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम पूरी अच्छी तरीके से मैं बताने का कोशिश किया हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर चीज़ पूरी अच्छी तरीके से मैं किया हूँ, और जो भी दिक्कत होगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। धन्यवाद। कहानी बिस्की दाँत स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब लेखक परिचय करेंगे, नलिन लोचन शर्मा के बारे में जानेंगे। तो नलिन लोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के बड़े बेटे, ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि का बड़ा भूमिका थी, यानी पिता का योगदान इनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काफ़ी खास रहा है। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे। तो वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा में ये कॉलेज है, हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, और अंत में यानी अपनी मृत्यु के अंतिम समय में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रहे हैं। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे, यानी उनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ और तब तक इस पद पर वो बने हुए थे। आगे आते हैं। तो हिंदी कविता के प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। तो प्रपद्यवाद, यहाँ जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्र मतलब होता है प्रयोग, पद्य में प्रयोग, पद्य मतलब एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। तो कहानी हो गया गद्य, और पद्य कविता। तो प्रयोगवादी कविता लिखने में माहिर थे। तो इन्होंने प्रयोगवादी कविता लिखने का स्टार्टिंग किया। प्रयोगवादी मतलब एक विशेष भाषा, विशेष शैली, नए प्रयोग जो पुराने जमाने में नहीं चल रहा था, इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये हो गए प्रपद्यवाद के प्रवर्तक, नई शैली के आलोचक थे, आलोचना लिखते थे, किसी भी चीज़ पर आलोचनात्मक दृष्टि से अपनी बात को रखते थे। तो ये था इनकी रचनाएं का शैली, इस प्रकार है। तो उनके द्वारा जो रची गई हिंदी कविता के नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं, उनकी रचनाएं इस प्रकार है। तो कौन कौन सी रचनाएं हम लोग देखेंगे। रचना का नाम है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, है ना। आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड। फिर हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये सब जितना हम लोग पढ़े, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ है। ये 1 2 3 4 5, ये पांचों आलोचनात्मक ग्रंथ है। कौन कौन। तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, ये पांचों जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है। फिर 20 के दांत और 17 असंग्रहित, जो संग्रह में नहीं है, पूर्व छोटी कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, कहानी संग्रह है। अगला है केसरी कुमार और नरेश के साथ काव्य संग्रह नकेन के प्रपद्य, ये 1956 में प्रकाशित हुआ था। तो ये नकेन मतलब यहाँ न मतलब नलिन लोचन शर्मा, के मतलब केसरी कुमार, और न मतलब नरेश, ये तीनों के फर्स्ट लेटर से मिलकर बना है नकेन। तो नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, फिर आगे नकेन 2, सदर मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है, यानी कुछ करेक्शन एडिटेड कहा जा सकता है। तो ये उसमें कुछ एडिशन ऐड किए या एडिट किए, कुछ संपादित किए वो, है ना। तो कौन कौन है। तो सदर मिश्रा की ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ और संत परंपरा साहित्य, ये एडिटेड है। जबकि ये जो काव्य संग्रह है नकेन के प्रपद्य और नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, ये दो हम लोग देखे, ये उनका काव्य संग्रह है। और फिर सदर मिश्रा की ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित के द्वारा संपादित किया हुआ ग्रंथ है। ठीक है।
आदि इन संपादित ग्रंथ है, ठीक है। आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक, है ना? आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ, मतलब रियल में अगर प्रयोगवाद किसी ने स्टार्ट किया तो वो थे नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से ही प्रयोगवाद जो प्रयोग का नया-नया प्रयोग होने लगा कविताओं कहानियों में। तो सबसे पहली बात यही वो आदमी थे जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुआ, कविताओं के साथ हुआ था। उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक जो एक अमिट छाप छोड़े मन के ऊपर, ये तत्व की समग्रता यानी पूरा-पूरा तरह से ये मनोवैज्ञानिकता के तत्व जो है वो दिखता था, उभर कर आए। किनकी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की कृतियों में। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे, मतलब मॉडर्न शैली की आलोचना वो लिखते थे। वो कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। तो वो क्या थे? कथ्य, वो कथ्य, शिल्प, कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों के नवीनता, मतलब एक नई तरीके की आग्रही, मतलब उनको लिखने का बड़ा शौक था नया तरीके से। तो वे प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध, यानी पुराने दृष्टि को नहीं अपनाते थे और आधुनिक दृष्टि के समर्थक थे। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई संकेतात्मक है, एक संकेत की ओर करता है, एक इशारा करता है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है। क्या दिया है? पुराने शब्दों को नया जीवन दिया है, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए, है ना? उन्होंने पुराने शब्द को क्या किया है? अपने में अपनाया तो जरूर है, एक नया जीवन उसको दिया, जो आधुनिक साहित्य में फिर से प्रतिष्ठित हो गया। आधुनिक साहित्य में उन शब्दों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ। यह कहानी है बिस्की दांत, बिस्की दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। तो ये जो कहानी है बिस्की दांत तथा अन्य कहानियाँ एक नामक एक संग्रह है, उसी से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारण से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है ना? आर्थिक कारणों से देखा जाए तो मध्यम वर्ग मतलब मीडियम कहा जा सकता है, मीडियम वर्ग जो है ना, मीडियम क्लास जो है, तो उसके भीतर ही एक सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार को छिपाए हुए है। तो इनमें एक सेन साहब जो है वो इसी मध्यम वर्ग से ही आते हैं, लेकिन उनमें मध्यम वर्ग की एक मानो एक वैसी श्रेणी को इंगित कर रहे हैं, वैसी श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो अपना ही बारे में सोचता है, अपना ही यानी कि सिर्फ अपना अपना कहने का मतलब सेल्फिश जिसको बोलते हैं, उस टाइप का है वो। सफेद पोशी के लिंग भेद भी वो करते हैं और कुसंस्कार इनमें ये चीज़ है, तो इनको कुसंस्कार लेखक बोलते हैं। तो दूसरी ओर एक है गिरधर। गिरधर जो है गिरधर एक मध्यम वर्ग का ही छोटा सा आदमी है। तो वो मध्यम वर्ग गिरधर जो जैसे नौकरी पैसे वाले सॉरी निम्न वर्ग पैसे का है व्यक्ति का श्रेणी है, जो तो वो मध्यम वर्ग थे। तो गिरधर क्या था? निम्न वर्ग के व्यक्ति, निम्न वर्गीय यानी लोअर क्लास का आदमी है, जो अनेक तरह से थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी और साहस के साथ बचाए हुए संघर्ष यानी स्ट्रगल कर रहा है। ये है हमारा नौकरी पेशा वर्ग गिरधर है, छोटा मतलब लोअर क्लास है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया को पालते हुए, ये क्या करता है? कहानी समाज में जो भेदभाव चल रहा है उसका, लिंग भेद जो चल रहा है उसका, और आक्रामक स्वार्थ की छाया, है ना? आक्रामक मतलब ज़्यादा एग्रेसिव रूप से, स्वार्थ मतलब सेल्फिशनेस की छाया को पालते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती है, कि प्यार दुलार अधिक देने से आप अपने बच्चे, खास बच्चे की कहानी है, तो बच्चे को अधिक प्यार दुलार के कुपरिणाम क्या है उसको उभारती हुई सामाजिक समानता और मानवाधिकार ही महत्वपूर्ण बानगी पेश करती है। अंत में कहानी क्या करती है? तो सामाजिक समानता और मानव के अधिकार, मानवाधिकार की महत्वपूर्ण बानगी को पेश करती है कहानी। तो बिस्की दांत कहानी इस तरह से स्टार्ट होता है बच्चों। तो हम लोग बिस्की दांत कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कहा जाता है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई स्टीमल इंड जो कार को ढकती है, बरसाती नहीं, गाड़ी का नाम है स्टीमल इंड, और कार जो है बरसाती जो कार को उड़ा के रखते हैं, जिससे कार में धूल ना लगे बारिश वारिश में, वो ये कुछ नहीं हो, तो एक होता है वो प्लास्टिक वाला कवर जो है वो लगा हुआ है। स्टीमल इंड गाड़ी है, जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, इस टाइप से बड़ा सुंदर गाड़ी का वर्णन है। तो सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब जो है वो मध्यम वर्गीय वर्ग से आते हैं और उनको उस कार पर बड़ा ही नाज है। बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई। तो उसमें 7,500 का बहुत वैल्यू था, तो 7,500 में आई। काला रंग है ना, काला रंग की है। चमक ऐसी है कि अपना मुंह देख लो तो कहीं एक धब्बा ना दिख जाए, कहीं पर अगर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर जो साफ करता है गाड़ी को, और शोफर मतलब ड्राइवर की शामत को ही समझो, मतलब उनको डांटते थे अगर कहीं धब्बा हुआ दिख जाए तो, है ना। तो मेम साहब की सख्त ताकीद है, मेम साहब इनकी पत्नी है, उनकी सख्त ताकत है कि खोखा खोखी मतलब बच्चे बच्ची गाड़ियों के पास ना पटकने पाए, खोखा खोखी बच्चे उसके पास ना आए। तो लड़कियां तो पांच बड़ी सुशील है। तो सेन साहब की 5 लड़की है, बड़ा सुशील है। 5-5 ठहरी सो भी लड़की, 5-5 लड़की है, इनको तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है, मतलब बड़ा ही सुंदर लड़की है, जो हर डिसिप्लिन वाली लड़की है। सेन ने उन्हें क्या करना है, मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए या सिखाया हो या नहीं, मतलब लड़की को क्या करना चाहिए या नहीं सिखाया वो अलग बात है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस लड़कियां क्या है, कठपुतली है। उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है कि वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती है, और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के लिए जरूरी है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपनी ओठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उससे कुछ सीखना चाहे तो सीख लें। तो तारिकाएं मतलब सोसाइटी की, और सुंदरियां भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो क्या करें, सीख ले। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। उनको किलकारी मारते लड़कियों को कभी किसी ने सड़क पे नहीं सुना, या अगल बगल के लोग भी नहीं सुना है, मतलब उनका बड़ाई कर रही है, उस पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं कि लड़की बड़ा सुशील है, इधर उधर ध्यान भी नहीं देती है। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहती है, एक तुम लोग हो मिसेज सेन की लड़कियां हैं, और मिसेज सेन जो है उनकी लड़कियां हैं, उनकी पत्नी का मिसेज से वर्णन है, तो मिसेज सेन की लड़कियां हैं, मतलब लड़की से कंपैरिजन उनकी लड़की से अगल बगल वाले लड़कियों को क्या होता है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है, वो लोग फूल का गमला तोड़ देता है, तो वो डांटता है कि फूल का गमला क्या तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे कुछ भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई स्टेटमेंट जो अपने बच्चे को पड़ोसी डांट रहा है। तो ये है।
जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियाँ का सवाल है, उससे मोटर की चमक-दमक को कोई ख़ास उससे मोटर की चमक-दमक को कोई ख़ास खतरा नहीं था, लड़कियाँ क्यों जाएगी छूने, ऐसी कोई खतरा नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा मतलब उनका बेटा है, खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आँख का तारा है, यह नहीं कि मिसेज़ सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हों, है ना? तो बोल रहा है खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे, अब नहीं लगता था हमको लड़का होगा, लेकिन अब लड़का हुआ है। यह नहीं कि मिसेज़ सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालात में मानने को तैयार हो। सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, सेन साहब अभी भी जवान लगते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक कहानी है। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था, जब कोई उम्मीद दोनों की बाकी नहीं रह गई थी कि अब कोई लड़का होगा। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था, कोई भी घर का नियम था, जीवन का कोई भी नियम था, उसका अपवाद था, एक्सेप्शन था। सारा नियम वो तोड़ने वाला था। यह अस्वाभाविक नहीं था कि घर के नियमों का भी अपवाद हो, है ना? वो घर के नियम का भी वह अपवाद था, यह बात अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक था। अगर जीवन के नियम का अपवाद है, तो घर के नियम का भी अपवाद था वो। इस तरह से मोटर को कोई खास खतरा हो सकता था, तो खोखा से ही मोटर जो था उसका कोई खास खतरा हो सकता था, जो उनकी गाड़ी थी। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती, कौन-कौन क्या-क्या नाम है लड़कियों का? सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली और आरती। पाँचों हुई तो उनके लिए घर के अलग नियम थे, पाँचों के लिए घर के अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी, खोखा के लिए अलग और दूसरी। कहने के लिए सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, तो इंजीनियर होना है, इसे इंजीनियर होना है, अभी से इसका इंजीनियर होना है, अभी से इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ट्रेनिंग भी वैसी ही दी जा रही है। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया था। क्योंकि खोखा दुर्लित स्वभाव का था, मतलब बदमाश था, तो उसी के अनुसार जो सेन है वो बोलता था कि इसलिए इस तरह का है, नटखट है, क्या वो इंजीनियर बनेगा। तो वो अपना डेफिनेशन ही चेंज कर लिया, खराब बच्चा नहीं बोल रहा है, बोल रहा है इंजीनियर बनेगा अगर बदमाशी कर रहा है तो। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त, यानी पॉजिटिव सेंस में खराब बात को भी अपने बेटा के लिए बोल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने तो ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। अक्सर ऐसा होता ही है कि चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वे अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। करेंगे क्या? क्या कर रहे हैं? करेंगे क्या कर रहे हैं? सेन साहब अपने बच्चे के बारे में बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे, और करेंगे क्या? वो तो फ्यूचर की बात है, अभी से ही कर रहे हैं। आजकल तो पढ़ाई-लिखाई में तो फिजूल है, मतलब कोई फालतू का पढ़ाई-लिखाई है स्कूल में जो हो रही है। वह तो अपनी तरह बिज़नेसमैन, इंजीनियर बनना चाहता है। वह तो क्या बोल रहे हैं सेन साहब कि वह तो उसे सेन साहब बोलते हैं कि वह तो अपनी तरह बिज़नेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता है अपने बच्चे को। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितना साल का हो रहा है? तो 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि किंडरगार्टन मतलब जो स्कूल होता है बच्चों का, उसमें भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे आकर उसके लिए कुछ ठोक-पीट किया करे। यानी कारखाना का जो बढ़ई मिस्त्री है 1-2 घंटे आकर उसके लिए ठोक-पीट कुछ किया करे। इससे बच्चे की उँगलियाँ अभी से औज़ारों से वाकिफ़ हो जाएगी। वो बच्चे औज़ार से सीख जाएँगे कि कौन-सा औज़ार कैसे इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते हैं। सेन साहब ऐसा बोलते हैं कि अभी से वह औज़ारों के बारे में जानेगा तभी तो बड़ा इंजीनियर बनेगा। एक दिन का वाक़या है कि ड्राइंग रूम, मतलब जहाँ गेस्ट-वेस्ट बैठते हैं, में सेन साहब सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उसमें से एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस थे, यानी अखबार में काम करने वाले थे, अखबार में संपादक-वंपादक थे। तो और सेनों से दूर के रिश्तेदार भी होते थे, है ना? उनका सेन साहब से दूर के रिश्तेदार थे और एक अखबार चलाने वाले थे। साथ ही उनका लड़का भी था, इनका अखबारनवीस का लड़का था, जो खोखा से भी छोटा था पर समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ़ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इससे पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, पत्रकार से किसी ने पूछ दिया, तो सेन साहब ने शुरू कर दिया जवाब देना। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। वे ही बातें दोहराते हुए वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे और उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में क्या ख़्याल है? तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन ज़रूर बने। जो कुछ बने ऐसा काम है, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर से शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। सेन साहब को बड़ा खराब लगा कि अपने बच्चे के बारे में वो बोल रहा है कि जो मर्ज़ी है वो करेगा, मतलब सोच रहा है, एक तरह से ऐंठ कर रह गए। सेन साहब को उनका जवाब खराब लगा। तभी बाहर वो अपना बच्चा को इंजीनियर, डॉक्टर वैसा बनाने का अभी से सपना नहीं पाल रहा, जिस तरह सेन साहब अपने बच्चे की बड़ाई वो बोलता है कि जो इसकी मर्ज़ी होगी, उसकी आज़ादी है, जो वो करना चाहे ज़िंदगी में करे, अपने बच्चे को फ्री करता है वो। जिससे सेन साहब को बड़ा ही ऐंठन जैसा महसूस होता है, कहने का मतलब खराब लगता है। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे। तो उनके मित्र ने जाने की इच्छा प्रकट की। उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन साहब शोफ़र मतलब वो ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था, लड़ रहा था, और ये औरत थी, उससे कोई बात से लफड़ा हो गया, तो ड्राइवर उसे डाँट उठ रहा था। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बच्चा को क्या कर रहे थे सेन साहब रोकने की औरत क्या कर रही थी, रोकने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि बच्चा बार-बार शोफ़र की ओर झपटता था, तो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई और शर्मा गई थोड़ी। उसके बाद शोफ़र ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए ना साहब, अदब मतलब प्यार से, मतलब प्रणाम की दृष्टि से कहा जाए तो झुककर सम्मान की दृष्टि से सेन साहब से उसके ड्राइवर बोल रहा है, रिक्वेस्ट मतलब ये आदर भाव से कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। जो लड़का था जो सोफा से झपट रहा था, उसका नाम था मदन, वो गाड़ी को छू रहा था।
गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो कहने लगा जा जा, मैं जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। तो इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होंठ को देखकर चुप हो गई, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सेन साहब भी चुप थे। सेन साहब ने बड़े संयंत्र पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ बड़ा ही प्यार से, और देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। अब अगली बात है कि मदन की माँ अपने बच्चों को घुटने से निकालते हुए बाएं घुटने में उसे दाब के रखी थी, क्योंकि वो झपट रहा था ड्राइवर को, तो उनको निकलते हुए खून को माँ अपने बच्चे को बाएं घुटने से निकलते खून को पोंछती हुई चली गई। मतलब बच्चा को धकेल दिया ड्राइवर और खून निकल रहा था बच्चे का घुटना से, उसे क्या की तो वो पोंछते हुए निकल गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था, वो गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब का ड्राइवर ने धक्का दिया तो और चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो वो जो किरानी का बेटा था मदन, और उसे अगर सेन साहब जैसे बड़े मध्यम वर्गीय उच्च आदमी को अगर ड्राइवर धकेल दिया, चोट भी लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा सोचा जा रहा है। अगला है, ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा और ड्राइवर भी दौड़ा, और लोग सीढ़ियां से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियां की ओर चले। जो लोग गेस्ट थे उस गाड़ी की ओर चले। तभी सभी ने देखा कि सेन साहब का खोखा मतलब बेटा को गोद में लेकर उससे हल्की मुल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं कि मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। डांट रहे हैं कि पिछली बत्ती जो मोटर गाड़ी का था वो चूर हो गया, लाल शीशा। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने कि बड़ा शरारती हो गया है कासू, कासू नाम है उसका, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, गाड़ी के पीछे हमेशा पड़ा रहता है, उसकी कल पुर्जा को अब में इसकी अभी से दिलचस्पी है। पॉजिटिव सेंस में बोल रहे हैं, मदन गाड़ी को छू रहा था तो नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव सेंस में आ गया, उनका बेटा छू के तोड़ दिया तो भी पॉजिटिव है वो, क्या बताऊं, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। सेन साहब सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं। सेन साहब ने अपने मित्र की कार की ओर चले, उन्होंने अपने मित्र की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था, है ना, क्योंकि उसको उस गाड़ी टूटी उनके मित्र का, तो खराब तो मित्र को लगा ही होगा, लेकिन उसकी ओर देखे भी नहीं, और देखते भी तो इसमें शक था कि वो भाव भंगिमा को समझ पाते। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार करके दरवाजा खोलने के लिए बढ़े, फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक चक्के पर गई। उन्होंने नजदीक से जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए। शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, पीछे का बत्ती तोड़ दिया, टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ाए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कासू ने हवा निकाल दी। ऐसे कुछ झिझकते हुए बोले कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्के भी देख लो और पंप लाकर हवा को भर दो। मतलब बात को लपेटा में लेके किसी तरह से बात बोल दी कि अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हवा भर दो ड्राइवर, हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो, हम यहाँ बैठते हैं। अब थोड़ी देर बैठने के लिए कुर्सियाँ जो बाहर के लॉन जो होता है, मतलब बरामदा टाइप से, उसमें लगवा दो, हम थोड़ा सा वहाँ बैठते हैं। उसके आगे आगे जो है, ड्राइवर ने एक चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी और पिछले चक्के की हवा निकली हुई थी, दूसरी ओर की भी चक्का का हवा निकला हुआ था। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, ऐसा ड्राइवर सोच रहा है। इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया कि और पंप लाने गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। वह अपनी और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मुखर्जी साहब निकल गए। सेन साहब और मिस्टर सिंह जो आए थे गेस्ट के रूप में, वो भी थे। मिस्टर सिंह कुर्सियां पर बैठकर बात करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली, तरीका जान लिया। मौका मिलते ऐसी शरारत से रुक जाता था। उनका अपना ख्याल था कि उनकी इन हरकतों को देखकर यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही, तब जाकर चक्कों में पंप नहीं होती रही, जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, उनको हवा नहीं भर दिया गया। मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। जब तक चले नहीं गए तब तक ऐसी ही बात बेटा का बड़ाई चलती रहा। सेन साहब अंदर लौटे तो बैरा को मदन के पिता गिरधर लाल को और जो उनकी फैक्ट्री में एक किरानी था, मतलब इनकी फैक्ट्री थी जिसमें किरानी था, और अहाते के कोने बगल के उनके घर के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बाहर के हाउस में रहता था, बुला लाने की हुक्म दिया। अब उस किरानी को बुलाने का, गिरधर लाल आया। सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून की जुर्म में कैदी जज के सामने क्या हो खड़ा हो। सेन साहब ने बड़ी ठंडी बेलूस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। मतलब जो मदन की सारी हरकतों को बता रहे हैं, ऐसा ही लड़का आगे चलकर क्या होता है, गुंडा चोर डाकू। जब यही काम उनका बेटा करता तो बोलते इंजीनियर बनेगा। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। सेन साहब की भाषण जारी था, उसकी हालात क्या थी तुम जानते हो, उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जान सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से जाते हुए मदन लाल की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनागार, मतलब सोने की जगह गूंज रहा था। मतलब गिरधर लाल ने अपने बेटे को जाके खूब पीटा उस दिन। मदन को आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी से बात की कि गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है, मेरी तो तबीयत हुई कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ। सेन साहब बोल रहे हैं, गिरधर ने ऐसी कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। एस्पेयस द रॉड एंड एस्क्वाइल द चाइल्ड, है ना, वो एक इंग्लिश का सेंटेंस भी बोलते हैं कि अगर बच्चे को एस्पेयस द रॉड अगर दिया जाए इसी तरह से तो क्या पीटा जाए तो सुधर जाएगा। माता सेन जो थी, सेन की जो पत्नी थी, वह नींद उछट गई थी। उन्होंने मदन की कातार चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर उसे खींच आ रही थी, जब रात में बकबक कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी खींच जो है, गुस्सा जो मदन पर उतारी। कमबख्त कैसा कुएं की तरह चिल्ला रहा है,
भिखमंगा कहीं का उसको बोल रही है, खोखा की बराबरी करता फिरता है, अपने बेटे से कंपैरिजन करती है। मदन की आर्त रुदन रुक गया था। मदन जो है जो रो रहा था वो अचानक रुक गया था। खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सैनों के सेनागार तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलते कूदते खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। बगल की गली में जा निकला। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। मदन वहाँ पे लट्टू नचा रहा था। खोखे ने देखा, क्योंकि बाहर चला गया अपने बाउंड्री से बच्चा, सेन का बेटा खोखा जो था कीसू। अब वो चला गया तो मदन को लट्टू नचाते देखा। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मन भी मचल गया और हंस कोए की जमात में शामिल होने के लिए वो ललक रहा है कि हमको भी खेल में शामिल कर ले। लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब से मदन से कहा, जो आदत घर का था उसी रोब में कहा, हमें लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। दूसरे लड़के को कोई खास उर्ज नहीं थी, मतलब उतना चिढ़ नहीं था उससे। वे खोखा को अपनी जमात में ले लेने से फायदा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे बच्चे सोचते थे आ जाएगा तो अच्छी बात है, बड़ा आदमी का बेटा है। पर उसके अपमानित और प्रताड़ित लीडर था, उस ग्रुप का जो लीडर था मदन, तो यह बात कब मंजूर हो सकती थी, यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है, भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पे जा बैठ। कासू तेज में आ गया। कासू क्या आ गया, तेज में आ गया। वो इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आओ न देखा ताओ न देखा, आओ न देखा न ताओ, मदन को एक घुसा रसीद दिया, मार दिया मदन को। चोर गुंडा होने वाला मदन कम मारने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़के जरा हटकर इस द्वंद्व युद्ध, तो दोनों की लड़ाई का मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कंपैरिजन है। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता और वहाँ वहाँ तो 1 मिनट के बाद वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। अहाते के बाहर लड़ाई हो रही है तो वहाँ से मदन 1 मिनट के अंदर ही भाग गया। अगला है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपनी ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चे को इतनी अक्ल कहाँ। उन्होंने, अगर महल और झोपड़ी की लड़ाई हो तो ऐसा लेखक बोल रहे हैं कि अगर महल वाला जीतता है, इसका मुख्य कारण है कि झोपड़ी वाला महल वाला का ही मदद कर देता है, दूसरा झोपड़ी वाला। अगर एक झोपड़ी वाला लड़ाई हुआ महल वाला का, तो दूसरा झोपड़ी वाला अपने झोपड़ी वाला का मदद ना करके महल वाला कर देता है, इसलिए वही जीतता है। लेकिन बच्चा है यहाँ तो सब झोपड़ी वाला बच्चा ही है, तो उसमें इतनी अक्ल कहाँ है। उन्होंने अपने दुर्दमयी लीडर की मदद की, नहीं सब मदन का ही मदद किया। वे अपने माता पिता के मालिक के लाडले की, वे ना कि अपने माता पिता के मालिक, जो सबके बच्चे का मालिक तो सेन साहब ही थे ना, क्योंकि सेन साहब की फैक्ट्री में काम करने वाले के बच्चे थे वे लोग। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने के तुरंत बाद तुरंत सहमते हुए सब डर से तितर बितर बिखर गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे में आहिस्ता आहिस्ता से घर घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी, मतलब वो मार छोटी मोटी बातों में भी मदन खाते रहता था। तो डर से सोचा आज भी जाएंगे तो खाएंगे, इसलिए चुपचाप इधर उधर रहा। अब भूख लगा तो चुपचाप घर में घुसा। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। लेकिन उपाय क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा, मां नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत में की आवाज़ आ रही थी कि उसने इम्तिहान के साथ भर पेट खाना। फिर उसने इत्मीनान मतलब आराम से बैठ कर भर पेट मदन ने खाना खाया रसोई में। फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बात सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तवज्जो हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाता हूँ, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। वो मदन के पिताजी बोल रहे हैं। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। मदन जो था उसकी कोई बात नहीं चल रही थी। नौकरी पैसे की बात चल रही थी कि उनकी नौकरी से निकाल दिए थे सेन साहब उसके पिताजी को। इस तरह की बात चल रही थी। उसकी सज़ा और तबीयत तजवीज़ होती रहती थी तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। उसकी सज़ा की तजवीज़ मतलब क्या, क्यों सज़ा यह मिला, उसकी बात होती तो वो सुनने का भी कोशिश करता। वह दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला। मदन सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती अपने हाथों में बांधकर खड़ा था। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता था, मगर बहादुरी के साथ, है ना। मदन यही सोचा कि आज पिताजी पीटने वाले हैं और वह साम के खड़ा हो गया। गिरधर क्या है, निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन जो है गिरधर पूरा निष्ठुरता निस्सहाय और निष्ठुरता लगा पीटेगा मदन को बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के पास बिल्कुल पास आ गया। अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल जो था गिरधर के चेहरे पर वो हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, गोदी में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता की ओर देख रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। बहुत प्यार कर रहा था उसने उसको मदन। अगर कभी किया था तो गिरधर की बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा। कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही और उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाल जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। नौकरी से चूंकि उसे निकाल दिया था और वह अपने बेटे को गोद में लेकर बोलता है, शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा की 2-2 दांत तोड़ डाले, हा हा हा। क्योंकि खोखा को मारा था इस तरह से उसका दोनों दांत, इसका दांत टूट गया था, कहा जाता है इसलिए इसका दांत इस कहानी का नाम है। और वो कस के मदन हा हा करके हंसता है, अपने बेटे को शाबाश देता है। तो ये था इसकी दांत कहानी। बच्चों तो कहानी इस तरह से था। तो बच्चों, आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने साथी मित्रों को भी ये शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को ग्रो करने में मुझे मदद मिलेगी। और इसी तरह का मैं अच्छे अच्छे कंटेंट को आपके लिए तैयार करके लाऊंगा। और अगर इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इस मेरे कमेंट में
आप लिख सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत है आपको और क्या आपको समझ में नहीं आया, तो मैं अगली वीडियो में उस बात पर चर्चा करूँगा और या तो फिर उसी में इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। तो धन्यवाद।